प्रिय विद्यार्थियों, ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं और यूपी बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और आप दुविधा में फंसे हुए हैं कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो ये सेशन आपके लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 12th के विद्यार्थी हो, चाहे आप 10th के हो, यदि आप को पेपर कॉपी कैसे लिखना है एडिशंस के लिए आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा आपके लिए। देखिए, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यहाँ पर कक्षा 12 का हिंदी का पेपर लिया गया एडिशंस आप लोग के समक्ष, और इस पेपर के बारे में जो है पूरा अच्छे से आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको लिखना है। देखिए, ये है आपका पेपर, ठीक है। आपको जो कॉपी मिल गई तो कॉपी पर आप लोग की खाली कॉपी है। देखिए एडिशंस, इसमें आपको पहला काम करना होता है। देखिए, कॉपी जब 15 मिनट पहले मिल जाता है तो उसमें आप बाकायदा देखिए ये जो है स्केल, ठीक, तो पेन ब्लैक हो गया आपके पास, ब्लू हो गया, और पेन ये आपका हो गया स्केल। ये चीज़ें तो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें करना क्या है, आपको एक स्केल का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। एक स्केल ले लिया आपने, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इसको और बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो एक स्केल आपने जब लिया, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये जगह आ रही है ना, तो यहाँ पर तो कम से कम थोड़ा सा जगह आप और बढ़ा लीजिए इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें आप स्केल से इसको पहले ये लाइनिंग बना लीजिए। अब बहुत से विद्यार्थी देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ सिंगल लाइनिंग भी पर्याप्त है, ठीक है। आपको डबल लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, सिंगल लाइनिंग भी आपने बना दिया तो आपका वो सही रहेगा। और यहाँ पर भी देखिए इस तरह लाइनिंग आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है, तो एक लाइनिंग आपने बना दिया। कम से कम ऐसा रहे कि जो भी आप लिखें इसमें तो वो लिख सके। अब बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, इतना ही खींच देंगे, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, इतने जगह को वो छोटे से जगह को केवल छोड़ेंगे, ठीक। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, एप्रोप्रिएट आप चीज़ों को लिख सकें, ठीक। अब जब आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पर, तो इसमें देखिए खंड क में जैसे आपने पहुँचा, देखिए यहाँ पर जैसे मैं आप लोग के समझ दिखा रहा हूँ ये कॉपी, तो ये जो पेपर है आप लोगों का, जैसे ये हिंदी का पेपर आप लोगों के समझ दिख रहा है, तो इसमें देखिए पहले लिखा हुआ है खंड क, ठीक है। और यहाँ पर पहले के क का, तो यहाँ पर पहले का क अगर देख रहे हैं आप, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, तो दामोदर शर्मा जो हो जाएंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इसका प्रश्न का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए पहला काम आप लोगों को क्या करना है, खंड क बना लेना है। क्या बना लेना है कि खंड क ये आपका है, ठीक। तो आप यहाँ पर जब लिखेंगे तो ऊपर आप लिख लीजिए इसको बकायदे अच्छे से, खंड क। तब आप यहाँ पर जब चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, ये आप जो लिखने जा रहे हैं खंड क को लिखने जा रहे हैं पहले, ठीक। ये आपका हो गया ऐसे, और आपने ऐसे बना दिया, और यहाँ पर जो आप इसको अंडरलाइनिंग थोड़ा सा कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो ये आपने, आप जब आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न था आपका, यानी प्रश्न संख्या पहला, तो इसको पूरा लिखने का प्रयास किया करिए। खाली प्र लिख के ऐसा नहीं कि खाली बस तुरंत बिंदु लिख दें। तो प्रश्न देखिए क्या हो गया, प्रश्न क्या हो गया, पहला, प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहले का देखिए जो क हो जाएगा, देखिए डिविजन क, तो क का बताइए क्या ऑप्शन आपका सही होगा। तो प्रश्न क्या पहला जो था, क का जो ऑप्शन था, देखिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन थे, तो ये थे दामोदर शर्मा जी। कौन थे, दामोदर शर्मा जी। तो यहाँ पर जो द्वितीय ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द्वितीय ऑप्शन आपका, ठीक है ना। द्वितीय जो आपका विकल्प होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। जब आप लिखेंगे इसके बारे में तो थोड़ा सा लिख दिया आपने यहाँ पर दामोदर शर्मा, ठीक है, दामोदर शर्मा। तो जब आपने लिख दिया यहाँ पर, ये चीज़ आपका हो गया रेडी। तो अब देखिए यहाँ पर इसने ये बहुविकल्पी का इसी तरीके से आपको उत्तर देना है। अब देखिए बहुविकल्पी का उत्तर देना है। सेकंड में जब आप बढ़ रहे हैं यहाँ पर, सेकंड प्रश्न देखिए क्या है आप लोगों का। सेकंड प्रश्न देखिए इसमें जो दिया गया है, भारतेंदु युग की पत्रिका कौन है, तो कवि वचन सुधा। कौन है, कवि वचन सुधा। तो यहाँ पर जो ख का राइट आंसर होगा पहला, तो ख का राइट आंसर, तो यहाँ पर देखिए आप यहीं पे लिख देंगे कि प्रश्न क्या पहला तो आपका चल ही रहा था, यहाँ पर भी थोड़ा सा अंडरलाइनिंग अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए ख वाला लिखेंगे जब, तो ख का पहला हो गया आपका, ख का पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। और पहला जो विकल्प आपका था क्या था, कवि वचन सुधा। क्या था, कवि वचन सुधा, ठीक है, कवि वचन सुधा, ठीक। तो इस तरीके से आपको कापियाँ जो है अपनी लिखनी है, ठीक। अब चलिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आपका समाप्त हो जाएगा। अब इस तरीके से आप बहुविकल्पी को अच्छे से लिख सकते हैं। अब बहुविकल्पी आपका जब हो गया, जब खंड क से आप आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, अब देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं आप जब, तो प्रश्न दूसरा भी देखिए था आप लोग का बहुविकल्पी था ना, खंड काव्य से था, तो ये भी आपका हो जाएगा, आप इसको कर लेंगे। अब देखिए जब यहाँ पर आप बढ़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप जब बढ़ रहे हैं, किसी भी पैरा को आप लिख रहे हैं, कोई भी पैरा आप लोग के समक्ष जो मिल रहा है, किसी भी पैरा को आपको बताना है कि कौन सा है ये,
ठीक है ना, किस पद का है, किस गद्यांश का है। तो चलिए मैं उसको आपको लिखना दिखाता हूँ कि कैसे आपको जो है रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है, कैसे आपको वो कार्य जो है वो आगे करना है। प्रश्न संख्या 2 हो गया, जैसे प्रश्न संख्या 3 था यहाँ पर गद्यांश वाला लिखने वाला आपका। तो प्रश्न संख्या आप यहाँ पर देखिए, ये जो लिख रहे थे आप यहाँ पर पैटर्न आपको ऐसे ही लिखना है, यानी यहाँ पर आप जो लिख रहे थे प्रश्न कौन सा हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कौन सा प्रश्न 3 हो जाएगा। ठीक, आपने यहाँ पर अंडरलाइनिंग तो किया हुआ है पहले से। ये बात हो गई आपकी। अब आपको लिखना है, जैसे आपको कोई भी लिखना है, जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कहा गया जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, तो देखिए पहला आप क्या करना है कि आपको अथवा में भी दिया गया है, वो भी दिया गया है, तो आप किसको लिखने जा रहे हैं ये मायने रखता है। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं जंगल में, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए पहले। यहाँ पर आपको लिखना है जंगल में, ठीक, आपने लिख दिया और यहाँ पर डॉट लाइन दिखाते हुए आप चले जाइए। ठीक है, आप यहाँ पर जब पहुँच जाएंगे, तो आप यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो देखिए यहाँ पर लास्ट में जो आपका लिखा हुआ था सुखदाई रूप है, क्या है, सुखदाई रूप है। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक है, कि मतलब आपने एग्जामिनर को बता दिया कि भैया मैं इसी का लिखने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। चलिए जब इस पर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए पहली महत्वपूर्ण जो बात इसमें शामिल होती है, तो पहली चीज़ इसमें देखिए यहाँ पर जो शामिल होगा इसमें होगा आपका संदर्भ होगा। क्या होगा, संदर्भ। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि प्रश्न 3 वाले में आप स्टार्ट किए हैं और आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले क्या, संदर्भ आप लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ को आपने लिख दिया। ठीक, तो अब यहाँ पर जैसे आप लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ना। यहाँ पर जब आप लिख रहे हैं, जैसे किसी भी चीज़ों को लिख रहे हैं, तो लाइनिंग यहाँ पर सेलेक्ट लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट किया गया, आपने स्टार्ट किया प्रस्तुत, ठीक, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ना, हिंदी के, ठीक है, हिंदी के जो भी आपने कोई भी नाम ले लिया, जैसे ए पार्ट से ले रहे हैं आप, फलाना पार्ट हो गया आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, फलाना पार्ट से क्या किया गया है, लिया गया है। अब आप बेवजह उसको सजाने लगते, उद्धृत किया गया है, तो आप मात्राओं का भी सही जानकारी नहीं है, आप गलत भी लिख देंगे, तो ऐसी गलती नहीं करना है कि ए से लिया गया है। और इसके लेखक जो हैं, ठीक है, इसके लेखक, देखिए संदर्भ की बात हो रही है, ये कौन सा है, गद्यांश की बात हो रही है। देखिए गद्यांश की जब बात हो, पद्यांश की बात होगी, तो पद्यांश के लिए लेखक नहीं लिखेंगे आप, ठीक है ना, उसके लिए आपको रचयिता लिखना होगा। तो हम लोग जो स्टार्टिंग में जो आप लोगों के लिए समक्ष ये प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था आपका गद्यांश का ना, गद्यांश की बात हो रही थी। ठीक, तो गद्यांश की बात हो रही है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के से लिया गया है, और इसके लेखक जो हैं, जैसे कोई भी पार्टिकुलरली लेखक है, तो जो भी हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में थोड़ी सी चीज़ बोलिए आप कि प्रसिद्ध आलोचक, देखिए लेखक जो हैं कौन है, प्रसिद्ध आलोचक। अब ये चीज़ आप जब जोड़ेंगे ना, तो एग्जामिनर को आप प्रभावित करेंगे। आलोचक, प्रसिद्ध आलोचक कौन है, आलोचक, ठीक, प्रसिद्ध आलोचक कौन है, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आलोचक जो है श्री रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, श्री रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, शुक्ल जी हैं। तो जब आपने ऐसे कॉपी लिख लिया, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन, फिर यहाँ पर कवर कर दिया आपने, देखिए अभी इसको ऐसे करते हुए, ये लास्ट में भी आप ये काम 15 मिनट पहले कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हो गया। संदर्भ आपने लिख दिया। अब संदर्भ के बाद जब आप लिखेंगे, जैसे प्रसंग की बात हो गई अब यहाँ पर, ठीक है, प्रसंग का मतलब होता है कि उसका सेंटर क्या था, उसका सेंटर थीम क्या था, यानी जो आपको पैरा मिला है उस पैरा का क्या था, सेंटर थीम क्या था। तो जो भी सेंटर थीम रहेगा आप उसको प्रसंग में ज़रूर लिख देंगे। जैसे उद्धव चला गया, उद्धव गए तो क्या संदेश लेकर आए, तो इसमें गोपियाँ जो है उद्धव को कोस रही हैं, या इसमें ये जो है इनके विरुद्ध बोल रहे हैं, ये सही बातें जो होती हैं इसमें आप मेंशन कर सकते हैं प्रसंग में। प्रसंग ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता, वो केवल 1 या 2 नंबर का और 1 या 2 लाइन का होता है, ठीक है ना। उससे एग्जामिनर जान जाता है कि हाँ भैया थीम क्या है, इसका थीम थॉट क्या है।
अब देखिए यहाँ पर जब आपका प्रसंग हो गया 2 लाइन 3 लाइन में आपने लिख लिया, तो फिर आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर व्याख्या। ठीक है, जब आपका व्याख्या स्टार्ट होता है तब यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो इस दिए गए प्रस्तुत गद्यांश में या प्रसिद्ध जो आलोचक हैं श्री रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, इसमें क्या क्या व्याख्या दे रहे हैं, क्या क्या बताना चाह रहे हैं, वो पूरी की पूरी बातें इसमें की जाएंगी। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे ही आप लोग को करना है। थोड़ा सा जैसे ये डार्क पेन आपका रहेगा ब्लैक वाला तो और भी अच्छा रहेगा, और अंडरलाइनिंग आप करते हुए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें और अच्छी रहेंगी। जब आप आगे बढ़ते हैं देखिए तो आगे आपको और कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जब और आप स्टार्टिंग में ही मैंने पहले ही बताया कि आप जो है जो कापियों पर खींचने वाला स्केल है ये काम पहले ही कर लिया करिए। ठीक है ना, एक स्केल का डिस्टेंस आप लोग को देना है मिनिमम। ठीक, और ये इक्वली रहे यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा बड़ा, ताकि आप प्रश्न पूरा ये कंजूसी वाला काम मत कीजिए कि प्रश्न है तो प्र लिख दें खाली 0 बना दें, और उत्तर है तो ऊ खाली लिख के 0 बना दें। पूरा लिखिए बकायदे। ठीक है, पूरा बकायदे। अगर प्रश्न कह रहा है तो पूरा प्रश्न प्र आधा स फिर न, और उत्तर की बात करा तो ऊ आधा त फिर पूरा त फिर र। ठीक है, तो खाली ऊ लिख के 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर पर्याप्त जगह रहे आपके पास कि जो भी चीज़ लिखे हैं आप तो वहाँ पर आपको एग्जामिनर भी आसानी से देख सके। ठीक है, जब इस तरीके से आपका समाप्त होता है, और देखिए बाकायदे शब्दों का प्रश्न पहले ही जितने शब्दों में आपको लिखना है वो चीज़ें आपको बारीकी से देखनी है कि इतने शब्दों में ही लिखें। मनमानी लिखेंगे तब भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है समय सीमा जो है, जैसे यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि लेखक के बारे में चाहे बात किया जाए चाहे कवि के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वासुदेव सरल अग्रवाल जी के बारे में लिखना है 80 शब्दों में। ठीक है, 80 शब्दों में तो 2-3 हेडिंगें जो है उसी के बेस पर आपको क्या करना है, इसको 2-3 एक आपको 80 शब्दों में लिख देना है। एक पेज आपका पर्याप्त है। ठीक है ना, 1 से 1.5 पेज आप अगर लिख दिए तब वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। 2-3 हेडिंग अगर बन गई तो और अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब रश्मि रथी है। रश्मि रथी खंडकाव्य को यदि आप लिखने वाले हैं, रश्मि रथी खंडकाव्य को प्रधान पात्र, तो देखिए कर्ण के बारे में जैसे लिखना है आपको, तो कर्ण का चरित्र करना है आपको। तो आप अब इस प्रश्न को देखिए, कौन सा प्रश्न था ना, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है। क्या है, प्रश्न संख्या 7। तो जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं प्रश्न ठीक 7, प्रश्न क्या हो गया ये आपका 7 हो गया। ठीक, प्रश्न 7 हो गया आपका, और आप लिख रहे हैं रश्मि रथी खंडकाव्य। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए इसमें बाकायदे अच्छे से आगे यहाँ पर कि आप यहाँ पर जो एग्जामिनर को है आपके ज़िले के अनुसार जो है, जैसे वाराणसी जिले का मान लीजिए आप लोग लिख रहे हैं तो रश्मि रथी खंडकाव्य है। कौन सा खंडकाव्य है, रश्मि रथी खंडकाव्य। तो यहाँ देखिए हो जाएगा रश्मि रथी खंडकाव्य। ठीक है, रश्मि रथी खंडकाव्य हो जाएगा आपका। ठीक है, रश्मि रथी खंडकाव्य हो गया। देखिए यहाँ पर आपने बना लिया और ऐसे बना लिया। ठीक, ये जब हो गया आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्केल से क्या करिए, एक राउंड ही खींचना है आपको, 2 बार 3 बार करने की जरूरत नहीं है। एक राउंड आप देखिए यहाँ पर बना दिए कि भैया रश्मि रथी खंडकाव्य के बारे में जो इसमें बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप मेन क्या कर रहे हैं, प्रधान जो पात्र है, तो प्रधान पात्र ना, प्रधान पात्र कर्ण का चरित्र चित्रण। क्या करना है, कर्ण का चरित्र चित्रण करना है आपको। क्या करना है, कर्ण का चरित्र चित्रण करना है। तो आप बाकायदे लिख लीजिए पहले। ये आप लास्ट में भी ये जो अंडरलाइनिंग वाली बात है ना, तो ये आप अंडरलाइनिंग वाला काम जो है बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रधान पात्र का जो है चरित्र चित्रण करना है, इसमें आप जान गए। अब यहाँ पर से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर पहले परिचय दीजिए कि कर्ण थे कौन। ठीक है, किसी भी हेडिंगों को यदि आप लिख रहे हैं तो पहले अगर जब भी किसी का अगर थोड़ा सा भी बढ़िया प्रश्न लिख रहे हैं, आप निबंध लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ों को लिख रहे हैं, तो उस पर कम से कम आपको वह हेडिंग आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे जो पहला हेडिंग आप इसमें बना लेंगे, क्या, परिचय भैया क्या है, कर्ण कौन थे, किनके पुत्र हैं, कौन इनके माता पिता थे, क्या कौन पर परिचय थी। अब यहाँ पर हम लोग चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी ना। सर्वश्रेष्ठ योद्धा, ठीक है, महान दानवीर की बात होती है, महान मित्र की बात होती है जो ना, जैसे जो भी आप हेडिंगें बनाएंगे आप 2-2 3-3 लाइन लिखते जाएंगे, 2 लाइन 4 लाइन 3 लाइन लिखते जाएंगे आप ना। महान योद्धा की बात होती है ना, महान योद्धा की बात होती है ना, महान योद्धा हो गए। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें हो गई ना, सर्वश्रेष्ठ मित्र हो गए ना, सर्वश्रेष्ठ मित्रता या सर्वश्रेष्ठ मित्र हो गए, सर्वश्रेष्ठ मित्र की बात हो गई।
जो भी हेडिंगें आप बना रहे हैं इनके लिए जो लिखते चले जाएंगे आप चले जाएंगे। महान दानवीर हो गई, ठीक है ना, महान दानवीर की बात हो गई, दानवीर की बात हो गई। तो ये हेडिंगें आप 4-5 लाइन लिख लीजिए। अब 5वीं लाइन आप बना देंगे, आप परिचय जो हो गया, आप यहाँ लास्ट में आप लिख देंगे उपसंहार। क्या लिख देंगे? उपसंहार। ठीक, उपसंहार लिख दिया आपने, या तो फिर निष्कर्ष लिख दिया, ठीक है, निष्कर्ष लिख दिया आपने। तो अब यहाँ पर ये देखिए हेडिंगें जब बन गई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख के खाली हो जाएंगे, ठीक है। प्रधान पात्र कर्ण का चित्रण इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। जन्म, जैसे आप अगर किसी लेखक का जीवन लिख रहे हैं या किसी कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ जो है, उनके जन्म स्थान जो है, उनके माता पिता जो हैं, तो उनको करली ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है, या अंडरलाइनिंग कर दीजिए वहाँ पर। लिखने के बाद पूरा जो है उसको कॉपी को, इसी को हम लोग कहते हैं सजाना। क्या कहते हैं? सजाना, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना ज़रूरी है आपको अपने, जब भी आप कापियों को लिख रहे हैं तो, ठीक है ना। ये चीज़ें जो हैं ऐसे ही आपको जो है पूरी स्पष्टता के साथ लिखनी है। और जो मैंने इधर देखिए आप लोग को बताया कि जो डिस्टेंस देखिए ये ध्यान देना है विशेष रूप से, और इधर जो है इधर आपको नहीं खींचना है। और इधर स्पष्टवादी क्रम से अगर आप लिख रहे हैं अच्छी चीज़ है। देखिए एक चीज़ों का विशेष ध्यान और देना चाहिए कि जब भी आप कॉपी लिख रहे हैं, जैसे जब भी आप कॉपी को लिख रहे हैं, उसमें एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप स्टार्ट जो भी कीजिए वो एकदम आपको उस पर ज़बरदस्त तरीके से पकड़ होनी चाहिए। एग्जामिनर देखिए बहुत बड़ा प्रभावित करते हैं आप एग्जामिनर को, जब आप पहली लाइन लिखते हैं या पहले स्टार्ट जब आप करते हैं, उससे एग्जामिनर को आप बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चला कि पहले ही नहीं आ रहा है सही से, तो और आपने लिख दिया वहाँ पर गड़बड़, तो वहाँ पर तुरंत क्या होगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं 2 कापियों को आप लोग के समझ दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक बच्ची है, इसका कापी देखिए लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। अब इसने प्रश्नों को उतारा, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसने तुमुल खंडकाव्य के बारे में, जैसे मान लीजिए पाठ्यक्रम लिखना स्टार्ट किया है किसी भी विषय को, तो अब देखिए इसने ये लिखा और यहाँ पर लेके स्टार्ट किया, जिन चीज़ों को जान रही है उसको इसने स्टार्ट किया, लेके अपना हेडिंग बना के अच्छा लिखना स्टार्ट किया स्टार्ट कापी को। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए दूसरा तुरंत यहाँ पर हम लोग एक कापी दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है इसमें जब देख रहे हैं आप, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड से आधारित इसके रचयिता। अरे क्या किसमें से लिया गया, कौन सा पाठ है? यहाँ देखिए आप तुलसीदास और सूरदास में भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा सही है, और इधर आप पीछे ले आके लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप एग्जामिनर को जो है प्रभावित नहीं कर पाएंगे और एग्जामिनर जो होगा आपसे डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए जो भी एग्ज़ाम में बैठते हैं बच्चे, मैंने पहले ही बताया कि बोर्ड में आप एक चीज़ों का ध्यान आपको विशेष रूप से देना है कि मन से लिखिए, मनमानी मत लिखिए। मेरी एक बात याद रखिएगा आप लोग कि मन से लिखना है आपको, मनमानी नहीं लिखना है, ठीक है ना। और जितना कहे, अब तो आप लोग की इतनी हेल्प मिल रही है, कोई भी पेपर में देख रहे हैं आप, जो भी पेपर मिल रहा है आपके समक्ष जो है, उसमें बाकायदे लिख दिया गया है कि भैया इतने शब्दों में ही इसको क्या करना है, लिखना है। जैसे निबंध आपको मिल गया, अब निबंध में बताइए लिखना है आपको। अब निबंध पता चला आप आधे 1 पेज का लिखे हैं, और पता चला कि कवि और लेखक का जीवन परिचय जो आप 3-3 पेज में लिख दिए, तो ये संतुलन नहीं होता, इसको बैलेंस्ड कॉपी नहीं कहते हम लोग, ठीक है ना। तो मन से लिखिए, मनमानी मत लिखिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि आप ज़्यादा नंबर पाना चाहते हैं डिस्टेंस, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे और रणनीतियाँ आप लोग के लिए बनाई जाए, और ज़बरदस्त तरीके से जो है ये इन पैटर्न पर ही आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की कापियों को ध्यान देना है। जो भी चीज़ें अंडरलाइन वाली चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना है आपको। थोड़ा पेन जो रहे आपका बेस्ट रहे, बेहतर तरीके से रहे, आपको जो कापी पर जो है कट्टम कुट्टम कम दिखे, कम कापियों पर आप काटे पीटें, साफ़ सफाई से लिखें। निश्चित तौर पर एग्जामिनर जो होगा आपका बेस्ट होगा, एग्जामिनर प्रभावित होगा और वो आपको अच्छा खासा नंबर देगा, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप ज़बरदस्त नंबर प्राप्त करेंगे। देखिए नंबर बहुत मायने रखता है, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप कभी आगे बढ़ेंगे, ऊंची बुलंदियों को प्राप्त करेंगे जब, तो परसेंटेज भी आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। तो इसलिए डिस्टेंस ऐसे पैटर्न पर ही आप काम कीजिएगा, और यदि कोई आपको समस्या है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा, तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयार करिए और रेगुलरली स्टडी कीजिए अपनी, क्योंकि याद रखिएगा अगर आप नहीं करेंगे तैयारी तो इससे समस्याएं आपको ही होंगी, ठीक है।
और निश्चित तौर पर आप फिर डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तनाव में चले जाएंगे। और हिंदी का पेपर जो स्टार्टर है, स्टार्टिंग पेपर ये आपका ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए, उसके बाद लिखने की जो शैली होती है वो अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप लोग। शुभकामनाएँ हैं आप लोगों को आपके एग्ज़ाम की, और ज़बरदस्त तरीके से स्टडी कर अपने एग्ज़ाम में जाइए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से अमृतापूर्वक धन्यवाद। और एक काम ज़रूर कीजिएगा, इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।